हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशराइटिया क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के ऊपर कुछ इस तरह से हावी हो चुका है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन भी नहीं गुजर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो एक दिन गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा हावी हो चुका है हमारे दैनिक लाइफ में, हम सब के दैनिक लाइफ में। चलिए कैसे हावी हो चुका है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सिंपल सा लाइफ, हम लोग अगर पहनावा में जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक मशीन से ही इसकी सिलाई बुनाई जो भी हो रही है। इसके बाद जो भी ये सब चीज़ जो बन रही है, जहाँ केमिकल से इंक मिक्सिंग हो रहा है, वो भी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। हम जो अभी जिस जगह पे हैं वो लाइट, जो इतनी लाइट जो दिख रहा है बैकग्राउंड लाइट, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी ही है। इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग जो हम लोग करते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उसमें इम्पोर्टेंस है। हम जो स्टार्ट करते हैं गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से ही, करंट जनरेट करके ही उसमें फिर कंबशन प्रोसेस होता है। मेडिकल विभाग में चलते हैं तो जितना एक्सरे मशीन हो, सीटी स्कैन हो या मेडिसिन से जितनी दवाइयाँ बनती है, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी मशीन से ही ऑपरेट हो रही है। तो अगर एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर पूरे ऑल वर्ल्ड में बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, तो क्या हो सकता है। माना अगर एक दिन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो ट्रैवलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। लाइट के बिना तो रह जाएंगे एक दिन। मेडिसिन कितना बंद हो जाएगा, जिसको एक ज़रूरत है रिपोर्ट के लिए, सीटी स्कैन के लिए, जिसको MRI स्कैन के लिए, जिसको एक्सरे स्कैन करना है, वो पेशेंट कितना बेताब हो जाएगा कि काश जल्दी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरह से पूरे हावी हो चुका है। अगर इलेक्ट्रिसिटी न होता तो हम लोग आज से 100 सदी, हजारों सदी पीछे जी रहे होते हैं। वही जानवर का छाल पहन के, वही मरा मांस वगैरह जो भी है, कच्चा फल फूल खा के जीते, ठीक है ना। तो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया, इससे पहले चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे। वो कैसे, तो वही रेशम के कपड़ा और एवोनाइट के छड़ को आपस में रगड़ा गया तो पाया गया कि उसमें कुछ आकर्षण विकर्षण हो रहा है, जबकि उस समय इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का खोज नहीं हुआ था। बस वो आकर्षण विकर्षण क्यों हो रहा है, तो उसी का नाम दे दिया गया था स्थिर विद्युत। कुछ विद्युतीय प्रभाव है और ये एक जगह से दूसरे जगह चल नहीं सकता है, यानी उस स्थिर विद्युत का हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम स्थिर विद्युत रख दिया गया। उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो उस स्थिर विद्युत को आगे विस्तार रूप से एक्सप्लेन किए, जो अपने लाइफ में पतंग उड़ाते वक्त, जो आंधी तूफान जब मौसम गड़बड़ था उस समय पतंग उड़ा रहे थे और उसी समय बादल गरजा और उससे इलेक्ट्रिसिटी उनके शरीर तक आ गया।
जिसके कारण कई दशक के बाद उसी कारणवश उनका मौत भी हुआ था, जैसा कि हिस्ट्री सुनने में आता है। तो इस स्थिर विद्युत का एक्सप्लेन जो किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 17 जनवरी 1706 में हुआ था, 1706 ईस्वी में 17 जनवरी को, जो कि आज के डेट में अमेरिकी डॉलर, $100 जो होती है उस नोट पे इनका फ़ोटो चिपकाया रहता है ना। हम लिख दिए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का फ़ोटो अमेरिका के $100 के नोट पर होती है, और उन्हीं का देन है कि आज इतना इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिल रहा है। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी न होती तो क्या हो सकता था? जैसे मेडिकल दुनिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है, मोबाइल दुनिया में कह सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन न रह सकते हैं, लेकिन मेडिकल दुनिया में क्या हो सकता है? हमारे फैमिली बैकग्राउंड, कोई अपने फैमिली मेम्बर तड़पते रहते मौत के बीच, मौत और ज़िंदगी के बीच। वही अगर CT स्कैन ना हो पाए, MRI स्कैन ना हो पाए, बीमारी सही से उसको जांच ना हो पाएगा, हम क्या करते? देखते रहते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते उनको, अपने फैमिली मेम्बर को। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा देन है, जो आज के दैनिक लाइफ हम लोग का बहुत आसान हो चुका है। पहले के लोग सिर्फ 40 किलोमीटर का सफ़र करके एक जगह से दूसरे जगह चल आते थे, तो लोग कहते थे कि हम बहुत दूर से आए हैं। आज के डेट में देश विदेश 4 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का देन है। उसके बाद ये तो स्थिर विद्युत का खोज किए थे थेल्स, और इसका एक्सप्लेनेशन दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद आए थे वोल्टा नामक वैज्ञानिक, तो वो चल विद्युत का खोज किए थे। जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक, वोल्टाइक सेल, जब सेल एंड बैटरी पढ़ाएंगे तो उसमें वोल्टाइक सेल है, ठीक है ना। उसमें कैथोड और एनोड यूज करके, उसमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करके और रिएक्शन करा के DC करंट का खोज हुआ था। AC करंट का सबसे पहले खोज नहीं हुआ था, AC करंट का खोज किए थे टेस्ला। उससे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक, वो भी DC करंट का खोज किए थे, ठीक है ना। और वो भी वोल्टाइक सेल का खोज किए थे, चल विद्युत। उस समय ये भी नहीं पता था कि ये DC करंट है कि AC करंट है, बस ये खोज किए थे वोल्टा नामक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। यह एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टिंग मटेरियल के सारे इसको लेके जा सकते हैं, और हम इंडस्ट्री लेवल पे इसका व्यावसायिक स्तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सिर्फ उस समय नाम था चल विद्युत, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आए फैराडे, वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद आए एडिसन, तो एडिसन आए तो वो नामकरण किए कि ये DC करंट है, दिष्ट धारा है, ठीक है। उस समय तक AC करंट का कोई नामो निशान नहीं था। और उसके बाद आए टेस्ला, वो DC करंट के AC करंट का खोज किए, और ये AC का इतना एडवांटेज खोज किए, जो एडिसन के ही कंपनी में टेस्ला जॉब कर रहे थे। और ये अपना जब AC करंट का खोज किए थे, इसका इतना एडवांटेज बता रहे थे कि ये इतना एडवांटेज है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारा एडवांटेज जो आगे हम बताएंगे। AC DC में बहुत अंतर बताएंगे, अब 10 15 हम 50 100 डिफरेंस हम बताएंगे इन दोनों का, AC और DC का। इनका अगर बायोग्राफी अगर आप लोग बुक लेके पढ़े होंगे तो इनके जीवन बहुत ही मतलब पढ़ने लायक जीवन है इनका। जीवनी, टेस्ला का जीवनी पढ़ने लायक है, बहुत मज़ेदार जीवनी है इनका। लास्ट में इनका गरीबी से मौत हुआ था, 28 दिन इनके कुछ नहीं बचा, होटल में 28 दिन सिर्फ बिस्किट खा खा के, और एकदम उनका वृद्ध का शरीर देखिएगा तो सिर्फ हड्डी दिखेगा। गरीबी से इनका मौत हुआ था। जो इतना चीज़ हम लोग को दे के गए, जो बहुत कुछ दे के गए, AC करंट का खोज ही नहीं किए। इतना ही नहीं, जब AC करंट का खोज किए तो एडिसन इनके साथ क्या व्यवहार किया। AC करंट से एक व्यक्ति था
इनके बायोग्राफी में दिया हुआ है, जिसको पनिशमेंट मिला था, फांसी की सज़ा मिलने वाला था, उस व्यक्ति को, उस क्रिमिनल को एडिसन गवर्नमेंट के से परमिशन लेके उस व्यक्ति को एसी करंट से मारा गया और उससे मौत हुआ, और लोगों के बीच में साबित कर दिया गया कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, इसका इस्तेमाल न करें। और इतना ही नहीं, बहुत सारा प्रोसेस इनको टॉर्चर किया गया, जिसके कारण बस एडिसन के कंपनी को इनको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद भी रेडियो का भी आविष्कार यही किए थे। उसके बाद जब ये आविष्कार कर रहे थे, इनका कार्य लगभग संपन्न हो गया था कि इनके कंपनी में, इनके मतलब लैब में आग लग गया, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ। और उसके कुछ राजनीतिक कारणवश भी इनका नाम नहीं देके एक और नाम है, जो रेडियो का आविष्कार जिनका नाम सुन रहे हैं उनका नाम दे दिया गया, लेकिन जब वास्तविक में टेस्ला किए थे उसका आविष्कार। उसके बाद फिर ये हिम्मत करके फ्री विद्युत सप्लाई के बारे में इनको दिमाग में आया और उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। फ्री विद्युत सप्लाई, वायरलेस, उसके लिए एक गुंबदनुमा टावर बनाए और उससे फ्री, अगर आज वो जिंदा रहते, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता तो फ्री बिल्कुल बिजली प्रोवाइड होता, एकदम वायरलेस। ऐसा ये खोज कर रहे थे। जब इस मतलब शेयर की बात किए कुछ कंपनी से, उनसे टेंडर की बात किए, इस तरह से हमको कॉपरेट किया जाए तो हम इस तरह का हम बना सकते हैं। जब उस कंपनी को मालूम चला कि ये मुफ्त बिजली सप्लाई का खोज कर रहा है, इससे छोड़ दिया गया, जिसके कारण बस वो आधा अधूरा ही रह गया है ना। इनका जीवनी बहुत अच्छा है, हम इनके बारे में कुछ हम बता देते हैं, ठीक है ना। इनका बायोग्राफी बहुत ही अच्छा है, इनके बायोग्राफी के बारे में कुछ बता देते हैं हम। 10 जुलाई हम सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए एक शुभ दिन है। 10 जुलाई, क्योंकि इस दिन को हमारे सबसे बड़े इलेक्ट्रीशियन जो है टेस्ला जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था। इनके पिताजी एक पुजारी थे और मम्मी खेती का ख्याल रखते थे। ये 2 भाई और 3 बहन थे, और जो बड़े भाई थे वो घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। जो उस इंसिडेंट को ये कभी भुला नहीं पाए, और इन्होंने ही एक्सरे हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है बताए थे। टेस्ला 1882 में पहली कंपनी ज्वाइन किए थे अपने लाइफ में। पहली कंपनी 1882 से अपना जब पॉलिटेक्निक ऑस्ट्रिया से कंप्लीट किए थे, पॉलिटेक्निक करके, उसके बाद 1882 में पहली कंपनी ज्वाइन किए थे। और ठीक उसके 2 साल बाद 1884 में टेस्ला एडिसन के कंपनी ज्वाइन किए थे, 2 साल जस्ट बाद। टेस्ला सबसे पहले चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र का खोज किए थे, जिससे मोटर का आविष्कार हुआ, ठीक है। इससे पहले, टेस्ला से पहले अमेरिका में डीसी सप्लाई दी जाती थी, ठीक है ना। इससे पहले अमेरिका में डीसी सप्लाई दी जाती थी। 1891 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का निर्माण किए थे, 1891 में, ठीक है ना। ये जो कॉइल होता है, इसका उपयोग हम लोग रेडियो, टीवी में करते हैं। इसमें होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिससे लो करेंट, हाई वोल्टेज जनरेट होती है। जैसे
टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम लोग जो ट्यूब पे फॉक्सिंग करते हैं उसका जो वोल्टेज रीडिंग होता है नॉर्मल मल्टीमीटर से हम लोग रीड नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो वोल्टेज होती है हाई वोल्टेज होती है, और वो हाई वोल्टेज इस टेस्ला कॉइल से ही जनरेट किया जाता है। तो जब ये कॉइल का निर्माण टेस्ला किए, मैक्सिमम कंपोनेंट कंडेंसर कैपेसिटर का निर्माण टेस्ला ने किए, तो ये मार्कोनी को कैसे दे दिया गया नोबेल प्राइज़ कि इन्होंने रेडियो का खोज किए, क्योंकि सबसे पहले टेस्ला ने ही सब कुछ खोज किए थे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग नाम सुने हैं किनका? गुलियेल्मो मार्कोनी नामक इटालियन वैज्ञानिक का नाम, जबकि सारा रेडियो का आविष्कार 99% खोज कर दिए थे टेस्ला। उसके बाद इनके लैब में आग लग गया था। देखिए 1891 में टेस्ला ने टेस्ला नामक कॉइल का निर्माण किया था। टेस्ला कॉइल एक तरह की क्या होती है? टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी सहायता से लो करंट, कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे हाई वोल्टेज टेलीविज़न में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, और इस टेस्ला कॉइल से का उपयोग यहाँ रेडियो, टीवी एवं अन्य उपकरण में टेस्ला कॉइल्स का उपयोग किया जाता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन में इसका उपयोग हो सकता है। इसी टेस्ला कॉइल से तो ट्रांसमिशन करते कोई भी सिग्नल को भी, इसी से तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना देते हैं टेस्ला कॉइल का ही उपयोग करके। टेस्ला कॉइल का उपयोग ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन में भी किया जा सकता है, और इसी सिद्धांत को एक गुंबद नुमा टावर बना के और वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है ना। तो 1895 में ये रेडियो का आविष्कार किए थे। जब ये कॉइल का निर्माण हो गया तो उसी से रेडियो का आविष्कार कर दिए थे 1895 में ही, और ये इनका नाम 1900 में है। ये 1895 में ही ये रेडियो का खोज कर दिए थे। 1895 में ही इनके लैब में आग लग गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्थिति दयनीय हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण गुलियेल्मो मार्कोनी नामक इटालियन वैज्ञानिक को नाम दे दिया गया और उसी को नोबेल प्राइज़ मिला। टेस्ला को बाद में मिला, ये एक्सेप्ट किए बाद में चल के कि नहीं, सारा कंपोनेंट तो उन्हीं का दिया हुआ है, मैक्सिमम पार्ट तो टेस्ला का ही यूज किया गया है। तब तक ये डेथ कर गए थे, तो बाद में मिलने से ही क्या फ़ायदा, है ना। 1896 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आविष्कार किए। 1896 में इस प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल लगा था, और 16 नवंबर यानी आज कितना 18 नवंबर है, 2 दिन पहले यानी 16 नवंबर को ही 1896 में, यानी 1996 1896 100 और इधर कितना 25-30 जोड़ लीजिए, 1896 1996, उधर 100 और इधर 20 जो भी है, उतना वर्ष पहले इस प्लांट को पहली बार इस प्लांट से नज़दीकी इलाकों में बिजली की सप्लाई दी गई थी, पहली बार, ठीक है ना। 16 नवंबर 1896 को, ठीक है। इससे पहले 1893 में एक ऑसिलेटर का खोज किए थे। उस ऑसिलेटर का वह ऑसिलेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था।
वो नहीं जान रहे थे वो अर्थक्वेक है। बाद में नामांकन दे दिया गया उस ऑसिलेटर का, अर्थक्वेक ऑसिलेटर। उससे पहले वो जान नहीं रहे थे कि ये इतना बड़ा खतरनाक हो सकता है। वो बस एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा था। जनरेटर जो हम लोग जनरेटर यूज करते हैं उसी तरह का एक जनरेटर बना रहे थे, ठीक है ना। इस जो कि हाई स्पीड से अप डाउन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। हाई स्पीड था, उसमें जनरेटर चलता है तो कितना धक 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 करते रहता है। तो वो भी जनरेटर स्टार्ट में अप डाउन हाई स्पीड था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। और जब ये इसको स्टार्ट किए तुरंत भूकंप आ गया। पूरे आसपास बहुत सारे एरिया में भूकंप से तबाही मच गया था, जिससे इस खोज से लोग उन्हें एक पागल वैज्ञानिक भी बोलने लगे थे। इसी खोज से उनको पता चला कि हम एक ऐसा मशीन का खोज कर दिए जिससे भूकंप उत्पन्न किया जा सकता है, जो लोगों के लिए एक घातक साबित हो सकता है। और जैसे ही ये इनको अनुभव हुआ कि ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है, इस ऑसिलेटर को, इस मशीन को वहीं पे तोड़ दिए, ठीक है ना। उस मशीन को वहीं पे तोड़ दिए। 1898 में खिलौने के आकार में एक नाव बनाए जो रिमोट से चलती थी। आज के दौर में हम लोग रिमोट कंट्रोल जो बनाते हैं, एम्बेडेड सी बेस बनाते हैं। और सी लैंग्वेज का खोज हुआ था 1973 में। और तब जाके हम लोग आजकल आईसी बेस कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं, एम्बेडेड सी बेस। और ये 1898 में एक नाव बनाए थे जिसमें रिमोट से, जो कि रिमोट से चलती थी। उस समय अपने ही दैनिक लाइफ में बहुत कुछ किए हैं। 1901 में रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा शहर में वायरलेस बिजली दी जाती। इसमें एक निकोला टेस्ला एक गुंबद नुमा टावर, इसमें निकोला टेस्ला एक गुंबद नुमा टावर पर काम कर रहे थे। जैसे रेडियो चलती थी हम लोग पहले बचपन में, नहीं अब तो फ्री डिश वाला भी आता है, रिचार्ज वाला भी आता है। पहले रेडियो वगैरह चैनल फ्री चलता था ना, तो ठीक उसी तरह ये एक गुंबद नुमा टावर पर काम कर रहे थे निकोला टेस्ला। और इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को पैसा लगाने को कहा कि इस प्रोजेक्ट पे आप पैसा दे दीजिए, इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। पहले ये बोल के कहे। जैसे ही जेपी मॉर्गन को ये पता चला कि ये फ्री बिजली सप्लाई देने का सपना देख रहा है, जब फ्री बिजली सप्लाई देने का सपना देख रहा है तो उससे इसको क्या इनकम होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो ये जेपी मॉर्गन उन्होंने टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देना बंद कर दिया, क्योंकि इससे फ़ायदा हमें है नहीं। इस वजह से और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1901 में स्टार्ट किए। 1901 से लेके 5 साल में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा इनको। 4-5 साल इतना वेट करने के बाद हम लोग तो 1-2 साल में घबरा जाते कि क्या है। 4-5 साल हम लोग तो कोई प्रोजेक्ट पे काम करते थे 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं, इससे समय लगे क्या है। प्रोजेक्ट अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाता तो उसमें टाइम लगता है, और जितना अच्छा प्रोजेक्ट होता है उतना अच्छा खासा टाइम लगता है। और उसके बाद
1918 में जेपी मॉर्गन ने गुंबद को नुमा टावर को तोड़वा दिए। 1918 में, यानी 1905 में बना और 13 वर्ष बाद जाके इस गुंबद नुमा टावर को तोड़वा दिए। इसी बीच में एडिसन से जो हुआ था, काफ़ी इनको झेलना पड़ा। वो कह रहे थे कि डीसी सही है, ये कह रहे थे एसी सही है, वो कह रहे थे डीसी खतरनाक नहीं है, ये कह रहे थे कि एसी खतरनाक नहीं है। वो एसी खतरनाक कैसे है उसको वो साबित भी कर रहे थे, जैसे क्रिमिनल को मरवा के, कुत्ता घोड़ा जानवर पे भी प्रैक्टिकल करवा के, इससे भी नहीं तो शॉर्ट वीडियो बना के लोगों को मतलब किसी तरह एनिमेशन के थ्रू चाहे जैसे भी हो वो साबित कर दिए थे कि एसी करंट बहुत ही खतरनाक होता है, जिस वजह से लोगों में भय होने लगा कि नहीं ये एसी खतरनाक है, एसी को यूज नहीं करेंगे। और वो अपना डीसी को अच्छा मानते थे, लेकिन ये अपने धारणा पे टिके रहे, अपने सिद्धांत पे टिके रहे और आगे चल के एकदम एसी का खोज करके ही छोड़े। और काश अगर ये लोग अगर सपोर्टेड करते तो आज ये वायरलेस फ्री बिजली भी सप्लाई मिलता हम लोगों को। आज जो हम लोग इस लाइट में जी रहे हैं, पंखा एसी जो भी है सारा कुछ इनका देन है। लॉन्ग ट्रांसमिशन एसी करंट से हो रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांसमिशन एसी करंट से हो रहा है, डीसी से लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। हम लोग कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं, 10, 12, 24 वोल्टेज डीसी, लेकिन एसी 440, 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं। जिस समय 220 वोल्ट डीसी यूज करेंगे ना, अगर वो बॉडी के संपर्क में आ गया तो झटका नहीं मारेगा, वो अगर चिपकाएगा तो चिपकेले रख लेगा। लेकिन एसी है कि आपको 0.02 सेकेंड में 2 बार वो छोड़ देती है, 2 बार आपके शरीर से धारा का प्रवाह नहीं होता है। और उस 2 टाइम्स में 0.02 सेकेंड में आपको बचने की चांसेस रहती है। एसी करंट में बचने की चांसेस रहती है। डीसी करंट के संपर्क में आ गए तो आपको छोड़ने का कोई चांसेस नहीं है। इसी वजह से तो हम लोग 24 वोल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। 200-300 जहाँ ज़रूरत है तो उस जगह बहुत ही सेफ्टी से इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेलवे इंजन में यूज करते हैं, है ना। तो वहाँ पे बहुत ही सेफ्टी से यूज किया जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज डीसी के संपर्क में आने से बचने की संभावना नहीं रहती है। डीसी झटका मारता है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और ये टेस्ला 7 जनवरी 1943 अपने आज़ादी के समय, देश आज़ादी के समय आते आते वो भी 7 जनवरी को 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। 86 वर्ष के उम्र में, और हम सब इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 जनवरी बहुत शोक दिवस है ना। ये न्यूयॉर्क के एक होटल में मरे थे, चूँकि ये अपने लाइफ में शादी नहीं किए थे, न बीवी बाल बच्चा कोई नहीं रहा। होटल में रहे, रेस्टोरेंट में, वहीं से मतलब खाना पीना बिस्किट खा के 28 दिन ज़िंदगी गुजारे, और 28वां दिन होटल में अकेले मरे, कोई नहीं था इनके आगे पीछे। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। इसके बाद उनका अपना प्रॉपर्टी में भी नहीं ये गुंबदनुमा टावर बनाया गया था, तभी तो जेपी मॉर्गन ने 1918 में उसको गुंबदनुमा टावर को तोड़वाया। अगर उनका अपना प्रॉपर्टी पे होता तो ये तोड़वाते, नहीं तोड़वाते। तो बहुत ही आर्थिक स्थिति इनका दयनीय हो गया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
विद्युत क्या है, आवेशों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, ये सब विद्युत धारा कहलाती है। ये धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन संबंधित है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होता है, क्या एक साइंटिस्ट के लैब में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्या टेस्ला के लैब रूम में, एडिसन के लैब में, या चार्ल्स चैडविक, जे थॉमसन, इन लोगों के लैब में मौजूद होता है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप लोग पढ़े हैं तो ऐसा समझ लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है परमाणु के ऑर्बिट में पाया जाता है। और इन सब से क्या बनता है, एक परमाणु, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक परमाणु का निर्माण होता है। और ये परमाणु किस चीज़ से बनता है, परमाणु अणु और अणु से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलता है कर बनता है। हाइड्रोजन, जैसे पानी देख लीजिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, दोनों परमाणु हैं, और H2O मॉलिक्यूल्स है ना, जल का। ये मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनता है, ये पदार्थ में पाया जाता है मॉलिक्यूल्स। और ये पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जिसको हम अनुभव कर सके, वही पदार्थ होता है। तो यानी हर एक पदार्थ में मॉलिक्यूल्स होता है, हर एक पदार्थ में परमाणु होता है, और हर एक पदार्थ में जब परमाणु होता है तो हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होता है। तो यानी पदार्थ, जितना भी पदार्थ है सभी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। जैसे ये है, ये भी पदार्थ है, इसमें भी अणु है, परमाणु है, और परमाणु है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये हमारा शर्ट है, हमारा शरीर है, हमारा बाल है, मोबाइल फ़ोन हो, बोर्ड हो, ये जो राइटिंग लिख रहे हैं ये भी कुछ न कुछ अपना जगह छेक रहा है, कुछ न कुछ इसका भी वजन होगा, है ना। तो जितना भी चीज़ हम लोग वजन अनुभव कर रहे हैं ये सारा चीज़ क्या है, पदार्थ है, और सभी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तभी तो हमारे शरीर से धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। जब करंट लगता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से करंट का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है ना। अब कहेंगे कि सर ये इंसुलेटर है, इससे करंट का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है, तो आप लोग शायद जो 12th के स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे एक इंसुलेटर जिसमें कंडक्टिंग वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, वो दोनों का जो गैपिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो वैलेंस बैंड में नहीं जा पाती है। इस कारण बस क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच यानी तो ओवर मतलब इतना हैवी बॉन्डेड होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, जिससे क्या होता है इंसुलेटर में धारा का प्रवाह नहीं होता है। कंडक्टिंग मटेरियल में धारा का प्रवाह होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पदार्थ, अणु, परमाणु, और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
जो कि हम लोग 9, 10th, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10, 12 से पढ़ते आ रहे हैं। जब यहाँ हमारा पूरे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स से बेस पे है, तो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पढ़ने से पहले मॉलिक्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा। परमाणु से पहले मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से पहले पदार्थ को पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। हम जानते हैं कि बहुत लोग पदार्थ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसके 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ज़रूरत है तो कुछ वीक स्टूडेंट भी होते हैं, तो ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते पदार्थ से, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पदार्थ। तो चलिए देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ अपना निश्चित एक भार होता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। जैसे हम सब लोग हैं, पानी है, गैसीय हवा है। अब जैसे ऐसा कौन चीज़ है जो पदार्थ के रूप में नहीं हो सकता है? जिस चीज़ को हम लोग सब देख रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं, सब तो पदार्थ ही है। अब जैसे कुछ निगेटिव एनर्जी के बारे में देखा जाए, जैसे दूत, भूत, प्रेत होता है ना, तो उसमें स्थान छेके कि क्या छेके, उसमें कितना क्षेत्रफल है, क्या हम उसको अनुभव कर सकते हैं? ये साइंस की दुनिया नहीं मानती है। लेकिन अब जैसे मूवी वाले ऐसे बनाते हैं जैसे कुछ कुछ यकीन भी होने लगता है, क्योंकि उसको हम लोग निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे लाइट कटा हुआ है, उनके आने से अचानक धारा का प्रवाह होने लगता है। हो सकता है वो निगेटिव एनर्जी है। कहने का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उनके नज़दीक से आने से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से, या फिर जो भी हो जिससे धारा का अचानक प्रवाह होने लगता है और अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। ऐसा मूवी में दिखाया गया है। तो कुछ इस तरह से भी मतलब माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, हम नहीं कह सकते हैं इस पे, है ना। जब आत्मा है तो परमात्मा भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि उसको निगेटिव एनर्जी से माना गया, तो वो भी पदार्थ के रूप में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम ये यकीनन नहीं कह सकते हैं। चलिए हम लोग अपने साइंस की दुनिया में आते हैं। पदार्थ जो है अणु और अणु से मिलकर बनता है, ठीक है। जो कि पदार्थ द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। पदार्थ में, प्रकृति में पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वैसे तो 6 पाई जाती है अब, लेकिन 3 अवस्थाएं मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे चौथा है प्लाज्मा पदार्थ, जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। इसकी खोज 1920 ईस्वी में इरविन लैंगम्यूर ने की थी, है ना। नेक्स्ट जो होता है 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टीन कंसेप्ट होती है, ठीक है ना। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का वेग, ये सब चीज़, है ना, एक सूर्य के कोर में पाई जाती है। ये सब पदार्थ की अवस्थाएं, तो वो साइंस, केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं हम लोग मोटी चलते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस के बारे में देख लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस अणु से मिलकर बनता है। जब पदार्थ ही अणु से मिलकर बनता है तो उसकी अवस्थाएं भी तो अणु से मिलकर बनेगा। तो ठोस, द्रव और गैस जो है सो अणु से मिलकर बनता है। ठोस के अणु के मध्य आकर्षण बल
सबसे ज़्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, तभी तो ठोस हुआ। और द्रव के अणु के मध्य आकर्षण बल ठोस के अणु के मध्य आकर्षण बल से कम होता है, तभी तो हाथ वगैरह में पानी अपना उसका आकार वगैरह पात्र के अनुसार बदल जाता है। और गैस के अणु के मध्य आकर्षण बल वो सबसे कम होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में ठोस का आकार आयतन नहीं बदलता, लेकिन जो भार होता है वो बदल जाता है। ठोस का द्रव्यमान आयतन और आकार नियत होता है, ऑलवेज टाइम नियत होता है। द्रव का आयतन द्रव्यमान नियत होता है, लेकिन आकार जो होता है सो पात्र के अनुसार बदलते रहता है, जिस पात्र में देंगे उस आकार का हो जाता है। गैस का सिर्फ द्रव्यमान नियत होता है, बाकी आकार और आयतन दोनों चेंज होते रहता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स देखते हैं। नेक्स्ट अणु मॉलिक्यूल्स। पदार्थ का वह छोटा कण जिसमें पदार्थ की रासायनिक तथा भौतिकी दोनों गुण विद्यमान होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यह जो है सो परमाणु से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। उसके बाद अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अब एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लीजिए, बढ़ई को देखते होंगे, लकड़ी काटते हुए वो पूरे लकड़ी ठोस पदार्थ हो गया, छोटा छोटा कण उसको काटते हैं हेक्सा से, आरी से, वुड सॉ से। जब काटते हैं तो उससे क्या होता है, छोटा छोटा कण निकलता है, तो उसको हम आँखों से देख लेते हैं, लेकिन अणु को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, नॉर्मल आँखों से, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा कण हो गया तो अणु हो गया, लेकिन वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। उससे भी छोटा कण जो होता है सो परमाणु कहलाता है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु अच्छे से हम पढ़ाएंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पढ़ाएंगे। उसके बाद चलेंगे करेंट, वोल्टेज, AC DC, उसके बाद सारे वोल्टेज, विभव, विभवांतर, ये सब चीज़ें पढ़ाते चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अभी बेसिक चलाए हैं। आज तो सिर्फ एक साइंटिस्ट का हिस्ट्री और आज ये टॉपिक चलाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चलाएंगे, और अच्छे लगे तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।